नमस्कार। सामर्थ एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। तो आज की क्लास होगी ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशन और गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक, पिछले क्लास में हमने कार्य ऊर्जा के बारे में देखा। इसके पहले हम गति एवं बल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो लगभग देखा जाए तो लगभग आधा सिलेबस आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ एक चैप्टर और बचेगा। अगर आधा सिलेबस को हम पूर्णतः काउंट में लें तो वह होगा स्थूल गुण द्रव्य के, है ना, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। ठीक, तो आज ग्रेविटी का यह चैप्टर आज हम कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले एग्जाम में उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा। कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें दीजिएगा। ठीक, और वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को बिल्कुल पसंद आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं ग्रेविटी का यह लेक्चर। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ग्रेविटी क्या होती है। तो कुछ नहीं, पृथ्वी सारी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर कोई चीज़ आप ऊपर उछाले तो उसे भी आकर्षित करेगी, चाहे वायुयान उड़ रहे हों या फिर सैटेलाइट हो या फिर उसके प्रभावी उपग्रह ही क्यों ना हो, जैसे कि चांद, तो इनके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रहा है। तो कोई भी चीज पृथ्वी की सतह के अगर प्रभावी क्षेत्र में हो तो वह उसे आकर्षित करती है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण की यह प्रकृति कहलाती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन के बारे में वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या की। जैसे कि सबसे पहले गैलीलियो ने किया, फिर न्यूटन, केपलर ने भी किया। केपलर के ग्रहों के गति के नियम हैं, न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं, जो पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल या फिर किसी भी दो भिन्न वस्तुओं पर एक दूसरे के बीच मध्य लगने वाले आकर्षण बल को किस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उसकी क्वांटिटी क्या होगी वह दर्शाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्रहों की गति के नियम से। ठीक है, और यह किसने दिया था, केपलर ने दिया था। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि जन सामान्यतः यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ग्रहों की गति का नियम, है ना। केपलर ने ग्रहों की गति के बारे में बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस किस तरह से गति करती है। उनके कुछ नियम दिए हैं, जो 3 हैं, उसे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो ग्रहों की गति का नियम, इसे यह भी कहते हैं। ठीक, तो प्रथम नियम से शुरू करेंगे। प्रथम नियम क्या कहता है कि सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं वह वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं करेंगे, ना ही करते हैं। ठीक, वह गति करते हैं दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में। यह होती है वृत्ताकार मार्ग, है ना। चलिए शेप अच्छे तरीके से बना लेते हैं। इसे हम वृत्ताकार मार्ग कहते हैं, जो प्रॉपर सर्कल हो। ठीक, और इसे हम कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार मार्ग। ये जो यह मार्ग है यह दीर्घ वृत्ताकार मार्ग है, मतलब अंडाकार शेप। ठीक, ये हो गया दीर्घवृत्त। तो पहला नियम ही यह कहता है कि सूर्य के चारों ओर तो क्या कह रहा है यहां पे पहला नियम, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति दीर्घ वृत्ताकार मार्ग या दीर्घवृत्तीय मार्ग में होती है। ठीक है, तो यहां पर इसके सेंटर पे, इसके फोकस पे हम क्या रख देंगे, सन रख देंगे। ठीक, ध्यान रखिए सेंटर पे नहीं होता है सन, थोड़ा सा दूर होता है। इतना भी दूर नहीं होता है कि जिस इस रेशो में दिखाया जा रहा है, बट थोड़ा
सेंटर से थोड़ा सा खिसका हुआ रहता है। ठीक, यहाँ पर सूर्य होगा, इसे हम सूर्य कह देते हैं, और कोई ग्रह हो जैसे कि हमारी पृथ्वी, नीले कलर में बना लेते हैं, तो ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम नियम। अब आइए द्वितीय नियम पे आते हैं। यहां पर भी लिख लेते हैं इसे, ये प्रथम नियम था। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, जैसे कि ये आपका हो गया दीर्घवृत्ताकार मार्ग। ठीक है, सॉरी, तो ये दीर्घवृत्ताकार मार्ग हुआ। यहां पर हमने सूर्य को रख दिया, ये हो गया आपका सूर्य। ठीक, और ये हो गया हमारा अर्थ, ये हम हो गया हमारा अर्थ, हमारा प्रभावी ग्रह जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। ठीक, तो होगा यूं द्वितीय नियम के अनुसार, जो मिलाने वाली रेखा है, ये मिलाने वाली रेखा हुई। ठीक, अब मान लेते हैं अभी अर्थ की पोजीशन ये है, ये पृथ्वी की पोजीशन है। अब कुछ समय बाद चूंकि ये वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है, तो पृथ्वी का पोजीशन तो चेंज होगा। मान लेते हैं कुछ समय या फिर 1 महीने के बाद, मान लेते हैं 1 महीने का समय अंतराल ले, और 1 महीने के बाद पृथ्वी यहां पर आ जाती है। ठीक है, उसका पोजीशन हो जाता है यहां पर, पृथ्वी का पोजीशन हो गया यहां पर। तो अब इसको मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, यहां पे ऐसे। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, एक एरिया बन गया, एक छोटा सा त्रिभुज कह लो, है ना, इसका एक प्रॉपर क्षेत्रफल होगा इस जगह का। ठीक, तो मान लेते हैं कि इसका एक निश्चित क्षेत्रफल हुआ। अब फिर से कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं पृथ्वी कुछ महीने के बाद यहां पर रही। ठीक है, ये चलो मान लेते हैं पृथ्वी यहां पर रही। अब उसके बाद पृथ्वी की पोजीशन, तो यहां पर क्या हुआ, एक चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, यहां से यहां आने में इसको कितना लगा था, मान लेते 15 डेज, 15 दिन। ठीक, 15 दिन लगा। अब मान लेते हैं पृथ्वी की पोजीशन यहां है, अब 15 दिन की हम समय अंतराल फिर से लेंगे यहां पे। ठीक है, तो 15 दिन का समय अंतराल लेंगे, मान लेते हैं 15 दिन के बाद इसका पोजीशन यहां पर हो गया। ठीक, तो मिलाने वाली रेखा अब कैसे हो जाएगी, ये ऐसे इसकी स्थिति को, और ये ऐसे। तो यहां पर अगर इन दोनों के बीच देखे जाए, तो यहां पर फिर से क्या होगा, एक एरिया है, कोई क्षेत्रफल होगा, इसका कोई अमाउंट होगा। यहां पर मैं फिर से लिख लेता हूं, ये कितना समय अंतराल है, 15 दिन फिर से। ठीक, दोनों ही केस में 15 दिन का समय अंतराल है, मतलब समय अंतराल तो सेम है। और पृथ्वी अब यहां से यहां पे आने के लिए फिर से 15 दिन ली। तो कह ये रहा है, मान लेते हैं कि ये वाला हिस्सा ए है, ये वाला हिस्सा बी है, तो जितना क्षेत्रफल ए का होगा, इस पूरे एरिया का होगा, उतना ही क्षेत्रफल इस पूरे एरिया का होगा। ठीक, समझ आया आपको, समझने की कोशिश करिए कि 15 दिन का समय लिया, मतलब सेम समय अंतराल में, अब परिभाषित अगर करने की कोशिश करें, सेम समय अंतराल में जो पृथ्वी का जो पोजीशन या किसी भी ग्रह का जो पोजीशन होगा, उसका जो क्षेत्रीय मीन उसका जो सतही चाल होगा या क्षेत्रीय चाल होगा। क्षेत्रीय चाल का मतलब कि एक पर्टिकुलर समयांतराल में वह कितना क्षेत्रफल कवर करती है। जैसे एक 15 दिन में इतना क्षेत्रफल कवर की ना, तो जो क्षेत्रफल जो कवर करेगा वह समय के साथ नियत रहेगा। तो 15 दिन में कितना क्षेत्रफल कवर किया, सेम, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। तो इसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय नियम कहते हैं केपलर का। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको हम क्षेत्रीय चाल कहते हैं। क्षेत्रीय का चाल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहां पे लिख लेता हूं मैं,
क्षेत्रीय चाल क्या होगा, नियत होगा। मतलब अगर सेम टाइम में आप इवॉल्व कर रहे हो तो उसका जो क्षेत्रीय चाल होगा सेम होगा, मतलब सेम क्षेत्रफल निकलेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, द्वितीय नियम कहते हैं। ठीक, मतलब अब इसको अगर मैं परिभाषित करूं वर्ड्स में तो ये ऐसा होगा कि सूर्य से क्या होगा, ग्रह को मिलाने वाली रेखा, तो यहां पर क्या हुआ, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा, सूर्य से यह ग्रह को जो रेखा मिला रही है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसे हम केपलर का द्वितीय नियम कहते हैं। ठीक, यहां से आपको समझ आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ध्यान से देखिए। यहां से यहां चलने में 15 दिन लगे और दूरी कितनी होगी, एक छोटी सी अमाउंट है, मान लेते हैं कोई निश्चित दूरी है। यहां से यहां चलने में फिर से 15 दिन लगे, लेकिन यहां पर दूरी ज़्यादा है। आप गौर करें, यहां पर दूरी कम है, यहां पर दूरी ज़्यादा है। देखिए इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा है। इस सफ़ेद लाइन को देखिए, सफ़ेद लाइन के आकार कितना बड़ा है और इस सफ़ेद लाइन का आकार कितना बड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हो यूं रहा है यहां पर सॉरी, चूंकि समान क्षेत्रफल तय करना है एक वही 15 दिन में, और यहां पर तो चूंकि कम है, सूर्य इस रेखा से कम है ना। मतलब ये जो कक्षा है इस ग्रह की, हमारे पृथ्वी की जो कक्षा है, सूर्य के समीप क्या है, उसकी दूरी कम है, इसलिए उसको जल्दी से तय करना पड़ेगा, है ना, बहुत तेजी से तय करना पड़ेगा, तभी उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके बराबर हो पाएगा। तो इस नियम के तहत निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि सूर्य के समीप जब ग्रह की स्थिति होगी, मतलब जो हमारा सन, हमारी जो पृथ्वी है, जब वो सूर्य के समीप होती है या समीपस्थ होती है, मतलब सबसे नज़दीक होती है, तब उसकी स्पीड, उसकी जो चाल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना, सबसे ज़्यादा होती है। और सूर्य से जब सबसे दूर होगी, मतलब सबसे नज़दीक तो ये वाला हिस्सा होगा ना, सबसे नज़दीक तो ये वाला हिस्सा होगा और सबसे दूर ये वाला हिस्सा होगा। तो सबसे दूर वाले टाइम पे क्या होगा, सबसे दूर पोजीशन में इसकी जो स्पीड होगी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट। चाल क्या होगी, चरम पर होती है ना। और सूर्य के दूरस्थ चाल क्या होगी, न्यूनतम। चाल क्या होगी, न्यूनतम होगी। कहाँ पे, सूर्य के दूरस्थ पे। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकला सूर्य केपलर के कक्षीय जो ग्रहों की गति है उसके द्वितीय नियम से। ठीक, अब आते हैं तृतीय नियम पे। ठीक है, तो तृतीय नियम क्या कहता है, फिर से हम कक्षा बना लेते हैं। ये ठीक है, ये कक्षा हो गया सूर्य का, आई मीन हमारे ग्रह का। ओ ये सही है, जैसे ठीक है। यहां पर हम फिर से सूर्य को रख देते हैं। ये आ गया सूर्य, यहां पर सूरज। ठीक, और पृथ्वी या फिर कोई भी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। और इस पूरे दीर्घवृत्ताकार मार्ग का जो सेंटर होगा ये यहाँ पर होगा,
है ना। यहाँ सेंटर होगा, मतलब यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से दूरी समान, इस जगह से इस जगह की दूरी समान। ठीक है, अब कुछ कुछ मैं डिटेल्स यहाँ पे लिखते जाता हूँ, है ना, उसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक, सूर्य सेंटर पे नहीं होता, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, सेंटर कहीं और पे है, सूर्य कहीं और पे है ना, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अब सेंटर से मिलाने वाली ये जो अक्ष है, अब यहाँ पर देखिए ये सबसे बड़ा अक्ष दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है वो सबसे छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको। इसको दूसरे कलर में बनाते हैं, है ना। ठीक, ये सबसे बड़ा अक्ष है, सबसे छोटा। इसके विपरीत अगर कोई दूसरा अक्ष अगर आप ले लोगे, ये ले लेते मान लेते हैं, ठीक, तो ये इससे तो बड़ा है, इससे तो छोटा है, सफ़ेद वाले से छोटा है, लेकिन सफ़ेद वाले से छोटा है, लेकिन क्या होगा आपके ब्लू वाले से बड़ा है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि सबसे बड़ा अक्ष कौन सा हुआ आपका, व्हाइट, और सबसे छोटा अक्ष क्या हुआ, ब्लू। इसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष। और इस ब्लू वाले को क्या कहेंगे हम, लघु अक्ष। ठीक है, ये सॉरी, और इसके आधे हिस्से को क्या कहेंगे, अर्ध लघु अक्ष। इसी के आधे इस हिस्से को क्या कहेंगे हम, अर्ध दीर्घ अक्ष, है ना। इसके आधे हिस्से को क्या कहेंगे, अर्ध लघु अक्ष मान लेते हैं, मैं लिख लेता हूं। ठीक है, ये यहां पे ऐसे बना लेते हैं, ये सफेद ही है ना, ठीक है, ऐसे बना लेते। ये जो आधा हिस्सा हुआ इसका, इसको हम क्या कहेंगे, अर्ध दीर्घ अक्ष। ठीक, और इसी के आधे हिस्से को हम क्या कहेंगे, अर्ध लघु अक्ष। ठीक, ठीक है, अर्ध दीर्घ अक्ष को हम ए से प्रेजेंट करेंगे, अर्ध लघु अक्ष को हम बी से प्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक, तो क्या कहना चाहता है इसको समझिए, केपलर का तृतीय नियम कि किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर, ठीक, चक्कर लगाने में जो उसका जो समयांतराल है, ठीक है, टोटल समय जो लगता है, जैसे कि पृथ्वी को लगाने में पूरा 1 साल लगता है, तो उसका समयांतराल क्या हुआ, 1 साल, 1 ईयर, 1 ईयर हुआ। तो जितना समयांतराल होता है उसे हम टी कहते हैं, मान लेते हैं, एक चक्कर लगाने में समय। यहां पर लिखता हूं सूर्य के, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, समयांतराल, या फिर टी कहते हैं। ठीक, टाइम पीरियड, या मान लेते हैं उसे टी से प्रेजेंट करते हैं, यहां पर लिख लेता हूं मैं, टी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो तृतीय नियम कहता है जो टी का स्क्वायर होगा समयांतराल की घात में 2, वो समानुपाती होगा अर्ध दीर्घ अक्ष जो है ए, उसके घन के। ठीक, ये कहलाता है केपलर का तृतीय नियम। क्या क्या कहेंगे, किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक कंप्लीट, एक पूर्ण परिक्रमा करने में जो समय लगता है, उसका जो स्क्वायर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होगा ए के क्यूब के। ए क्या है यहाँ पे, अर्ध दीर्घ अक्ष, है ना, अर्ध दीर्घ अक्ष या फिर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। ये केपलर का तृतीय नियम कहता है, इसे बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। ठीक, अब आते हैं न्यूटन पे। न्यूटन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को किस तरह से परिभाषित किया, वो गति के नियम तो हमने देख लिया, लेकिन न्यूटन ने जो सबसे खास बात न्यूटन के साथ क्या लगती पता है आप सभी को, कि वो है ना मैथमेटिकली करेक्ट है, और मैथमेटिकली उन्होंने चीजें दी, लोगों ने बता दी कि ये होता है वो होता है, लेकिन कितनी मात्रा में, कितना प्रिसाइज है ना, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो न्यूटन ने बताया। वो सिर्फ मैथमेटिक्स से आ सकता था। न्यूटन वॉज ऑल्सो मैथमेटिशियन, राइट। सो न्यूटन ने जो मैथमेटिक्स दिया उसी को हम यहां पे अभी चर्चा करने वाले हैं। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण देख लेते हैं।
तो न्यूटन ने क्या बोला, मान लेते कोई दो वस्तु है, ये ए और ये हो गया बी, इन दोनों के बीच इसका द्रव्यमान एम ए है, इसका द्रव्यमान एम बी है, ठीक, द्रव्यमान मतलब मास। इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, आकर्षण फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति हमेशा आकर्षण की होती, प्रतिकर्षण की नहीं होती, या अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए हमेशा से, ठीक। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, ठीक है, ये आकर्षण का होगा ये क्या होगा, ये अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, एक दूसरे को खींच रहे हैं, है ना। तो जो आकर्षण की जो प्रकृति होगी, जो आकर्षण फोर्स होगा या गुरुत्वाकर्षण बल होगा, उसकी जो क्वांटिटी होगी वह ऐसे होगी, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल F, जो समानुपाती होगा वस्तु A का द्रव्यमान गुणित वस्तु B का द्रव्यमान बटा इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस के स्क्वायर के समानुपाती होगा। ये किसने बोला, न्यूटन ने बोला। ये देखिए, ये है मैथमेटिक्स, ठीक। अब यहां पर क्या है, ध्यान रखिए, समानुपाती चिन्ह जब भी हटता है तो इक्वल का चिन्ह आएगा, साथ में कोई कांस्टेंट भी वहां पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक है, गुणा हो जाएगा किसी कांस्टेंट का। तो जैसे कि यहां पर जब समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे हम तो बराबर तो लगा, और जो कांस्टेंट जो गुणा होगा वो होगा जी का, कैपिटल जी कहते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा, जो बचा हुआ टर्म है एम ए एम बी, ठीक, ये भी गुणा में है, याद रखिए, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या हुआ, न्यूटन ने क्या दिया, जो सबसे अमेजिंग बात यही है कि क्वांटिटी बता दी कि अगर इसका मास इतना है, मान लो इसका मास 1 kg है, 1 किलोग्राम है, इसका मास 2 किलोग्राम है, तो दोनों के बीच लगने वाले बल की जो मात्रा होगी वह कितनी होगी, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण ने, न्यूटन ने किस तरह से गुरुत्वाकर्षण को मैथमेटिकली दिया, ठीक। अब साथ ही अब मान लेते, अब लिखते हैं इस जी को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। इस जी को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ठीक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, यह पूरे यूनिवर्स में सेम है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, बिल्कुल सेम है, बदलती नहीं है, ठीक है। यह एक नियतांक है, क्या है, नियतांक, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक। तो जी की वैल्यू क्या होती है, ये होगा आपका 6.67 गुणित 10 की घात ऋण 11, ठीक है। अब मात्रक क्या होगा इसका, ठीक। अगर मात्रक अगर हम देखें तो क्या होगा, जी यहां पर है ना, मात्रक कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लेते हैं यहां पे मात्रक क्या होगा, जी का मात्रक क्या होगा, एफ गुणित आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम ए इंटू एम बी, यही होगा ना, एफ गुणित आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम ए इंटू एम बी, जी को इस तरह से लिख सकते हैं। तो मात्रक क्या हुआ, न्यूटन, एफ का हो गया न्यूटन गुणा आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस नहीं है, ध्यान रखिए, ये गुणा का चिन्ह होता है ना, मात्रकों को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, हमने मापन के चैप्टर में देखा है ना। डिवाइड बाई क्या होगा, एम ए एम बी है, एक ये भी किलोग्राम ये भी किलोग्राम, तो किलोग्राम किलोग्राम जब गुणा होंगे तो किलोग्राम की घात में 2 आएगा, तो केजी का स्क्वायर, ये उसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर केजी, है ना, इसको इस तरह से लिख लेता हूं, न्यूटन मीटर केजी का स्क्वायर। तो ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मात्रक हो गया और उसकी वैल्यू हो गई, ठीक। तो ये हो गया आपके न्यूटन का। अब पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है
उसकी मात्रा कितनी होगी वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण या फिर गुरुत्वीय बल, ये कैलकुलेट किया जा सकता है। मान लेते हैं कि वस्तु का भार m है, m है, ठीक। पृथ्वी का भार क्या होगा, m है, मतलब m और e का मतलब अर्थ, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखिए, चूंकि हम सतह पर खड़े, मान लेते हैं कि पृथ्वी मुझ पर ही कितना बल लगा रही है, मैं पृथ्वी के सतह पे हूं, है ना। और गुरुत्वाकर्षण बल लगाने के लिए मतलब उसकी क्वांटिटी आपको बताने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, हमें दो मास चाहिए होंगे, दो द्रव्यमान। तो ये पृथ्वी चूंकि लगा रहा है तो पृथ्वी का एक द्रव्यमान हो गया, और मुझ पे लग रहा है तो मैं दूसरा द्रव्यमान हो गया जो मुझे पता है। और क्या चाहिए होगा, हमें आर चाहिए होगा, ठीक है। ये आर क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ से, हम दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब यहां पर देखिए मैं तो खुद पृथ्वी पे खड़ा हूं, तो डिस्टेंस में कितना लूं, बात तो यही हो जाती है ना। मैं खुद अगर पृथ्वी पे खड़ा हूं तो मैं तो पृथ्वी से जुड़ा हुआ हूं, तो हमारे बीच में तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, कोई दूरी ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, क्या होता है, ये जो पृथ्वी है ये कौन से शेप में है, गोलाकार, है ना, स्फेरिकल शेप कहते हैं, गोलाकार शेप में है, ठीक। यहां इस सतह पर मैं हूं, यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक, ये पूरी सतह है। लेकिन पृथ्वी तो गोलाकार है, अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, मैग्मा है, लावा है, चट्टाने हैं, अलग अलग लेयर्स हैं पृथ्वी की, और बीच में कोर है, और बीच में का क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। तो इस सेंटर से इसकी दूरी, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी वस्तु का अगर हम बल निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो सतह से हम दूरी नहीं देखते, हम देखते हैं उसके केंद्र से, उसके गुरुत्वीय केंद्र से, या फिर उसका जो टोटल द्रव्यमान है वो कहां पर केंद्रित है, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं जिसे, वहां पर। तो पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, उसका सेंटर होगा, और सेंटर मतलब क्या होगा, पृथ्वी की त्रिज्या। सेंटर और सतह के बीच की दूरी क्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या होगी, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, उसको हम आर ई से लेंगे। हालांकि कितनी होती है पृथ्वी की त्रिज्या, अगर आपको याद हो 6400 किलोमीटर, ये होती है पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है। तो दूरी क्या होगी या फिर पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो गई, आ रही, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ठीक। ये हो गया आपका। तो अब यहां पर से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो मुझ पर पृथ्वी लगा रही है। तो क्या होगा वो, ये जी तो सबसे पहले आ जाएगा, हमने देख लिया है, और इसकी वैल्यू चेंज होती नहीं, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, 6.67 इंटू 10⁻11। अब दूसरा क्या होगा आपका, वस्तु का मास मतलब मेरा मास, मतलब मेरा द्रव्यमान, और पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई, ठीक है। और ये होगा आपका आर ई, और इसका क्या होगा, स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु पर उसके सतह पर रखी, सतह की बात करें, है ना, ऊंचाई पे नहीं, ठीक। ऊंचाई के लिए फिर हमको डिस्टेंस और बढ़ाना पड़ेगा, तो सतह पर रखी वस्तु पर लगने वाला बल, ठीक है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने गति एवं बल के उस चैप्टर में जब न्यूटन के गति का द्वितीय नियम देखा था, F इक्वल्स टू एम ए, ये लिए थे हमने, है ना। F इक्वल्स टू क्या था, एम ए था, जहां m क्या है, द्रव्यमान है किसी भी वस्तु का, और a क्या है, त्वरण है, ठीक। अब द्रव्यमान m है, m का मतलब क्या, जिस वस्तु पर लग रहा है बल, जैसे कि यहां पर किस पर बल लग रहा है, मुझ पर बल लग रहा है, इस डेमोन्स्ट्रेशन जो मैंने आपको दिखाया वो मुझ पर बल लग रहा है, और मेरा मास क्या है, स्मॉल m है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, स्मॉल m आ जाएगा, और a की, ठीक है,
और ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ये बाकी आ जाएंगे जी एम ई और आर ई का स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं इसको इस तरह से स्ट्रक्चर करूं, मान लेते हैं एफ इक्वल्स टू जी एम ई, ऐसे लिख लेते हैं स्मॉल एम गुणित जी एम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। ठीक, अगर इस तरह से मैं स्ट्रक्चर करूं इसे, तो ये जो क्वांटिटी होगी, ये जो क्वांटिटी है, ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर, है ना। और चूंकि मैं यहां पर खड़ा हूं और मुझ पर जो बल लगाया जा रहा है, ठीक, पृथ्वी के द्वारा, वो कुछ नहीं है, मेरा भार है। ठीक है, मेरा भार मतलब मेरा वजन, वो जो वजन है ना W, उसी को बल है, उसी को बल कह रहे हैं कि पृथ्वी द्वारा आप पर इतना ही बल लगाया जा रहा है। तो जो भार है, भार को हम क्या लिखते थे, फिर से याद रखिए आप, अगर आप रिमाइंड कर पाएंगे तो F इक्वल्स टू क्या लेते थे, एम जी मास गुणित जी, इसको क्या कहते थे, गुरुत्वीकरण कहते थे। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, स्मॉल जी की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट डाल के मैं लिख लेता हूं, गुरुत्वीकरण। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये क्वांटिटी क्या हो गई, स्मॉल जी, ये गुरुत्वीकरण, जिसकी वैल्यू क्या होती थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है, जी एम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। तो गुरुत्वीकरण बराबर क्या होगा, स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड, या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीकरण हो गया। ठीक, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। आर ई क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है पृथ्वी का, है ना। जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ है, अर्थ का द्रव्यमान, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए डिस्कस करते हैं हम कक्षीय चाल के बारे में। ठीक है, तो कक्षीय चाल क्या होता है, चले पहले यहां पर लिख लेते हैं। ठीक, तो ओके, तो मान लेते हैं ये ऐसा है, ये हमारा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक, ये ऐसा है, और मैं मान लेता हूं कि यहां पर हमारी पृथ्वी है, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये बीच में। ठीक है, ये पृथ्वी है, पूरे गोलाकार नहीं है, लेकिन आप काम चला लीजिए। तो ये हो गई आपकी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के चारों ओर क्या है, उसकी गुरुत्वाकर्षण एक रेंज है ना। गुरुत्वाकर्षण प्रकृति है, मतलब पृथ्वी के चारों ओर भी इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभावी क्षेत्र है। ठीक है, तो इसी को मान लेते हैं प्रभावी क्षेत्र कह लेते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी हम रॉकेट भेजते हैं ना, जो इसरो भेजता है, नासा भेजता है, और हम क्या कहते हैं कि सैटेलाइट कक्षा में स्थापित कर रहे हैं, कक्षा में स्थापित कर रहे हैं, हम यही कहते हैं सैटेलाइट। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वहां सैटेलाइट निकलेगा और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होगा। पृथ्वी की कक्षा से तात्पर्य यह है कि पृथ्वी की चारों ओर वह चक्कर लगाएगा। ठीक, एक पर्टिकुलर हिस्सा होता है जहां पर रखने से कोई भी वस्तु पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, मान लेते हैं यहां पर कोई वस्तु होगा, कोई सैटेलाइट होगा और चक्कर लगाना शुरू करेगा। हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, चांद। चांद को हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं ना, तो अभी तो कक्षा में स्थापित है पृथ्वी के, इसलिए तो चक्कर लगा रहे हैं उसके। ठीक है, वैसे ही हम जो कृत्रिम सैटेलाइट भेजते हैं, चाहे इसरो भेजता है, चाहे नासा भेजता है, वो भी चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो अब कौन सा, अब चैलेंज ये है कि कैसे स्थापित करें उस कक्षा में। ठीक,
ओके, तो सिंपल डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो कुछ नहीं, कक्षीय चाल क्या है? तो कक्षीय चाल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे उपग्रह की चाल, उसी को हम क्या कहते हैं? कक्षीय चाल कहते हैं। ठीक, अब इसे कैलकुलेट कैसे करें, ये चैलेंजिंग है। ठीक, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करते हैं हमने अभी केंद्रीय बल, बलों के प्रकार में देखा था। अभी केंद्रीय बल कार्य करता है, वृत्ताकार मार्ग में कोई भी अगर ट्रैवल कर रहा हो, चक्कर काट रहा हो, तो अभी केंद्रीय बल कार्य करता है। इस वस्तु पर भी पृथ्वी द्वारा एक अभिकेंद्री बल कार्य करेगा। ठीक, और वो अभिकेंद्री बल कौन प्रदान कर रहा है? उसे प्रदान किया जा रहा है पृथ्वी के द्वारा। ठीक, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। तो उसे हम क्या लिख लेंगे? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल Fg के द्वारा अभिकेंद्री बल प्रदान किया जा रहा है। मतलब, और अभिकेंद्री बल का इस तरह से लिखते हैं, सूत्र ये होता है mv²/r। ठीक है, r जहां पर r क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गया। ठीक, इस तरह से लिखा जा सकता है ना। और Fg का मतलब क्या होता है? इसको आगे बढ़ा के लिखूं तो g है ना, स्मॉल m इंटू एम ई डिवाइड बाई क्या है इसका, इन दोनों के बीच की दूरी, r का स्क्वायर डिवाइड बाई mv² डिवाइड बाई r। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं v को v0 ले लेता हूं मैं, है ना। यही v0 जो है ना, यही कक्षीय चाल है। ठीक है, ये जो v² है, v0, इसी को कक्षीय चाल कहते हैं। चाल मतलब तो आपको पता है, मीटर प्रति सेकंड जिसका मात्रक होता है, या फिर समय के साथ दूरी में परिवर्तन, इसी को तो चाल कहते हैं, है ना। तो इसी v0 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या होगी? ये r चला गया, ये स्मॉल m चला गया। तो v0 की वैल्यू क्या आएगी आपकी? g एम ई डिवाइड बाई r, और इसका हो गया वर्गमूल, अंडर रूट में आएगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। ये है आपका कक्षीय चाल। ठीक, तो इसे हम कक्षीय चाल कहते हैं। अब एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं पलायन वेग या स्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब पलायन वेग का मतलब समझिए क्या होता है। ठीक, पलायन, पलायन का मतलब स्केप कर जाना, भाग जाना, या चंगुल से भाग जाना, है ना, या प्रभावित क्षेत्र के बाहर निकल जाना, इसको पलायन कहते हैं। मतलब समझिए, एक छोटा सा है डेमोन्स्ट्रेशन। एक पत्थर मैं लेता हूं जमीन से और उसे जोर से उछालता हूं ऊपर की ओर। ठीक, वो एक निश्चित दूरी तक जाएगा, वापस आएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तय है। अब क्या करता हूं, मान लेते हैं कोई एक चमत्कार हो जाए और मेरे हाथों में इतनी ज्यादा शक्ति आ जाए, इतनी ज्यादा शक्ति कि मैं पत्थर को उछालूं, और इतनी जोर से उछालूं, इतनी तेजी से उछालूं कि वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चले जाए और पृथ्वी के ही बाहर चले जाए और पृथ्वी पे लौट के वापस ना आए। ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से मैं उसे उछालूंगा, जिस गति से वह जाएगा, उसी को पलायन वेग कहेंगे। जिस वेग से मैं उछालूंगा ना उसे, उसी को पलायन वेग कहते हैं। मतलब क्या होगा? वह न्यूनतम वेग जिस वेग से अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछाले तो वह पृथ्वी के बाहर चले जाए।
ठीक है, मतलब वह न्यूनतम वेग जो अगर किसी वस्तु को दी जाए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तो पृथ्वी के प्रभावी क्षेत्र, प्रभावी गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाए, उसे हम पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर उसका कैलकुलेशन हम छोड़ देते हैं, इसे बस इतना ही याद रख लेते हैं कि उसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। उसका बस एक फॉर्म लिख देता हूं मैं। ठीक है, उसका फॉर्म ऐसा होता है, पलायन वेग को मान लेते हैं ई से दिखा रहे हैं, ई मतलब स्केप है ना, स्केप को कहते हैं। स्केप वेलोसिटी अंडर रूट ई इक्वल्स टू होता है 2g_r, ये ऐसे 2g_r_e। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, हमने पहले देख लिया है। ठीक है, इसको हम पलायन वेग कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, इसकी जो वैल्यू होती है स्केप वेलोसिटी की वो होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब जब मैं तेजी से उसे ऊपर की ओर उछालूं तो जो न्यूनतम गति जो मिलनी चाहिए उछलने के बाद वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर जानी चाहिए, तब वो पृथ्वी को बाहर कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2g_r_e हो गया। अब यहां पर एक रिलेशन देख लेते हैं। ठीक, रिलेशन ये पलायन वेग पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध। ठीक है, तो पलायन वेग क्या होता है, अंडर रूट 2g_r, इसको मैं फटाफट लिख लेता हूं 2g_r_e, और 2g को हम क्या लिखते हैं, g है ना, इंटू एम, सॉरी जी को हम लिखते हैं g इंटू एम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर इंटू आर ई। तो ये कट गया, तो अंडर रूट क्या बच गया, 2g_m_e डिवाइड बाई आर ई। ठीक, और कक्षीय चाल की वैल्यू क्या थी, अगर आपको याद हो, g_m_e बाई आर। ठीक, g_m_e डिवाइड बाई आर ई। तो क्या हो गया, रिलेशन क्या हो जाएगा, जो स्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ अंडर 2 टाइम्स ऑफ v नॉट, मतलब वर्गमूल 2 गुणित किसकी, ये क्या है, कक्षीय चाल, कक्षीय चाल के बराबर हो जाएगी, अंडर रूट 2 गुणा हो जाएगी कक्षीय चाल के स्केप वेलोसिटी की वैल्यू। तो ये संबंध होता है पलायन वेग और कक्षीय चाल में। बस ये आपको याद रखना है ना, कभी भी एग्जाम में शायद पूछते, अगर एग्जाम का लेवल अगर उनको टफ करना हो ना, अगर थोड़ा कठिन करना हो, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट हम डील कर लेते हैं सरल लोलक के बारे में। पहले सरल आवर्ती गति का डिस्कस कर लेते हैं। तो सरल आवर्ती गति का मतलब होता है, पहली बात ये देखिए, आवर्ती गति, आवर्त मतलब होता है जैसे कि आवर्त काल। आवर्त काल क्या होता है कि अगर कोई वो चक्कर कर रहा हो या एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो कर रहा हो, बार बार रिपीट कर रहा हो। ठीक है, ये जस्ट ऐसा ही है कि मैं डेली क्या करता हूँ, मैं यहाँ से वहाँ ट्रैवल करता हूँ, मान लेते हैं ना, मैं स्कूल से कॉलेज जाता हूँ, घर से कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से वापस आता हूँ। ठीक, मैं बार बार यह प्रक्रम क्या दोहराते जाता हूँ डेली लाइफ में अपने, है ना। तो मेरा आवर्तकाल क्या होगा, मैं जाता हूँ, फिर शाम को आता हूँ, फिर सुबह जाता हूँ, फिर शाम को आता हूँ। ठीक, तो हम मैं क्या आवर्ती गति कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मतलब एक स्पेसिफिक पाथ को ही फॉलो कर रहा हूँ, डाइवर्ट तो नहीं हो रहा हूँ। तो आवर्ती गति उसी को कहते हैं जहां पर एक केंद्र होगा और उस केंद्र के इर्द गिर्द आप क्या करते हो, चक्कर करते हो, चक्रण करते हो, या फिर उस गति को फॉलो करते हो, इसको हम आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, सरल आवर्ती गति से मतलब क्या होगा, अगर वही गति सरल रेखा में हो, ये इस तरह से, तो उसे हम सरल आवर्ती गति कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से लिख लेते हैं इसे हम,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई पिंड सरल रेखा में एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति करे तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल आवर्ती गति कहते हैं। ये ऐसा ही है, सिंपल। मान लेते हैं ये सेंटर है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द मतलब ये ऐसे इधर जाएगा, वापस आएगा इस बिंदु पे, फिर इधर जाएगा ऐसे, फिर वापस आएगा, यहां पर से मुड़ता है और फिर वापस आता है, गया आया, फिर इधर गया, फिर उधर आया, ठीक है। तो इसी क्या हो गया आपके, ये जो बिंदु है ना, इसी बिंदु के तो इर्द गिर्द गति कर रहा है, और सरल रेखा में आप देखिए ये लाइन है, सिंपल लाइन में गति कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सरल आवर्ती गति कहते हैं। ठीक, अब इसी पे हम बात करते हैं सरल लोलक के बारे में। ठीक है, तो सरल लोलक कुछ नहीं है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। सरल लोलक पेंडुलम को ही कहते हैं, मैं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। तो पेंडुलम को ही क्या कहते हैं हम, सरल लोलक कहते हैं। तो जैसे कि ये मतलब ये कोई सरफेस है ना, यहां पर से क्या करेंगे, रस्सी से किसी एक गोलाकार छोटे से ऑब्जेक्ट को बांध देते हैं जिसका कोई मास होगा, द्रव्यमान होगा, ये गोलाकार है, ठीक है, इसको हमने ऐसे बांध दिया, और ये क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा, मतलब कभी उसकी स्थिति ऐसी होगी, यहीं पे मैं बना देता हूं, ये ऐसे, कभी उसकी स्थिति, माफ करिए, ये ऐसे होगी, ठीक, कभी उसकी स्थिति क्या होगी, ये ऐसे होगी, कभी ऐसे 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 ही तो करेगा ना, ठीक है। तो इसी को सरल लोलक कहते हैं। अब इसका आवर्त काल क्या होता है, ठीक, t इक्वल्स टू होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। ये ध्यान रखने वाली बात है, मैं फिर से कहूँगा, अगर एग्जाम को उनको टफ बनाना होगा, टफर बनाना होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे L क्या है, ये लंबाई है, ये जो डोरी से बंधा हुआ है ना, ये बॉब, इसको बॉब कहते हैं, बॉब कहते हैं, या फिर छोटा सा गोला कह लो, इसकी लंबाई है स्मॉल l, ठीक। और g क्या है आपका, वही गुरुत्वीय त्वरण, ठीक, g सिंपल है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो जिसका जो आवर्तकाल होगा, आवर्तकाल होगा मतलब ये ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा, ऐसे जाके ऐसे आके ऐसे आके ऐसे जाने में जो टोटल समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आवर्तकाल होगा वो अंडर रूट 2 पाई वर्गमूल L बाई जी के बराबर होगा, ठीक है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये सरल लोलक का आवर्तकाल है। तो अगर मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, है ना, मान लेते हैं लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, अगर लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दें तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अगर लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दें तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 4L डिवाइड बाई जी। तो 4 बाहर आके क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, मतलब आवर्तकाल क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ टी, मतलब आवर्तकाल क्या हो गया, दुगना हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, या चलो इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, लंबाई 4 गुनी तो आवर्तकाल 2 गुनी, ठीक, ये उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, समझ आया आपको, मान लेते हैं ये टी डेज ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका सरल लोलक होगा। अब सेकंड लोलक होता है, उसका बस एक लाइन लिखना है हमें, सेकंड लोलक, जब सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो ना, उसे सेकंड लोलक कहते हैं, बस इसको बस इस तरह से याद रखना है आपको, और कुछ नहीं।
जब सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो उसे हम सेकंड लोलक कहते हैं। ठीक, तो ये हमने गुरुत्वाकर्षण का ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक, और भी अगर इससे कुछ कुछ चीज़ें अगर छूट गई हो या एग्जाम में कुछ और आते हो तो उसे हम बाद में कवर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना काफ़ी है गुरुत्वाकर्षण के इस चैप्टर में। कुछ एक आध कॉन्सेप्ट होगा वो अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा क्वेश्चन ही करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी हो जाए, पृथ्वी और सूर्य के बीच, ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है ना, इनके बीच की दूरी अगर आप 2 गुनी कर दें तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह होगा। तो क्या होता है, अगर आपको गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो F है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जी एम इंटू एम डिवाइड बाई ये आर, ये सिंपल उसका फॉर्म होता है। यहाँ पर क्या बोला है, दूरी दोगुनी करने को बोला है, तो आर गोज टू क्या 2r, ये आर स्क्वायर होता है ना, सॉरी। ठीक है, तो 2r का ये टोटल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, जी एम एम डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 4। तो कितनी गुनी हो गई, ये 4 गुना कम हो गया, है ना। ये कितना था, प्रीवियस फोर्स था, तो 4 गुना कम हो गया। तो आंसर क्या होगा, अब जितना है उसका 2 गुना होगा, अब जितना है उसका 4 गुना होगा, जितना है उसका चौथा भाग या जितना है उसका आधा भाग, आंसर होगा सी, उसका चौथा भाग। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक पिंड का अधिकतम भार निम्न में से किसमें होता है। ठीक है अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये पिंड का भार नहीं बोल रहा है, पिंड का अधिकतम भार किसमें होगा। तो जो हमने मतलब अभी तो खैर दूसरा चैप्टर में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। ठीक है, तो होता यूं है, इसमें ये ऐसे द्रव है। ठीक है, ये कोई द्रव है, द्रव के अंदर कोई वस्तु डूबी हुई है। ठीक, जब वस्तु को डुबोते हैं तो उस पर क्या होगा, तो उसका भार क्या हल्का प्रतीत होता है। आप देखिएगा, है ना, जब आप पानी में डुबोए किसी वस्तु को उठाने की कोशिश करें, बहुत आसानी से उठा सकते हैं डूबी हुई वस्तु को। जैसे ही पानी के बाहर आती है आपको बहुत मुश्किल होती है उठाने में, क्योंकि उसका वजन अचानक से आपको बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, डुबोने पर हल्का प्रतीत होता है। ठीक, क्यों होता है वो, क्या होता है, इस वस्तु पर पानी के द्वारा ऊपर की ओर बल कार्य करेगा और वस्तु का जो भार है वो तो नीचे कार्य कर ही रहा है। ठीक, ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो ये जो द्रव है ना, ये वाला जो फोर्स है ये तो उसका भार हो गया, भार, और ये जो फोर्स है जिसको उत्प्लवन बल कहते हैं, ये डिपेंड करता है कि पानी की सांद्रता कितनी है, या पानी की सांद्रता कितनी है, या यूं कह लो पानी कितना, मतलब द्रव जो है कितना गाढ़ा है। तो जितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया, घनत्व हो गया, जिसकी मास ज़्यादा होगी, द्रव्यमान ज़्यादा होगा, वो उतना ज़्यादा उत्प्लवन बल देगा। ठीक, इन सब में जो सबसे हल्की होती है वो हाइड्रोजन होती है। ठीक, तो हाइड्रोजन क्या होगा, उत्प्लवन बल सबसे कम देगा, और चूंकि सबसे कम उत्प्लवन बल देगा तो इसलिए द्रव के अंदर, उस जो हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन द्रव के अंदर किसी भी वस्तु का भार सबसे ज्यादा प्रतीत होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी, हाइड्रोजन। ठीक, हम दूसरे चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को नहीं, मतलब इस कॉन्सेप्ट को, शांता को, वो किस तरह से कार्य करता है उत्प्लवन बल के। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आपको अभी समझ नहीं आया होगा, अगले चैप्टर में बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिकतम। पहले ऑप्शन को कंसीडर करते हैं कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी है वो पूर्णतः गोलाकार नहीं है, सबसे पहली बात तो ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, पृथ्वी जो ध्रुव है, ये मान लेते हैं ये ऐसे पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी है। ठीक, ये पूर्णतः गोलाकार नहीं है। ठीक, ये जो ध्रुव है ना, जिसे हम, ये नॉर्थ पोल हो गया,
और ये हो गया आपका साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, है ना। यहाँ पर से थोड़ी सी चपटी है, चपटी से है मतलब हम इसको चपटी अगर दिखाना हो तो इस तरह से दिखा देंगे, ये थोड़ा सा ऐसे, अगर दिखाने की अगर मैं बात करूं ये ऐसे है ना, यहाँ से थोड़ी सी चपटी हो गई, ये ऐसे, टोटल ऐसे शेप नहीं है लेकिन हल्की सी चपटी है, ठीक। चूंकि चपटी है तो यहां से जो डिस्टेंस होगा ना ये कम होगा, ठीक, और यहां से डिस्टेंस तो ज्यादा ही होगा। जैसे अगर चपटी चपटी करते जाओगे और बाकी तरफ तो ऐसे एलोंगेटेड ही रहेगा, उतना ही रहेगा, इधर से चपटेगा तो केंद्र से दूरी क्या होगी, कम होगी। और यहां पर आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण किस पे डिपेंड करता है, ठीक है आर पे डिपेंड कर रहा है। चपटी है मतलब दूरी कम होगी, यहां पर दूरी कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। गुरुत्वाकर्षण क्या ही है, मतलब जो हम पे जो भार लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण ही तो है ना, ठीक है, तो भार भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये आप देखिए इस पिक्चर को, ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ठीक है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों? आप ये देखिए झुकी हुई मीनार झुकी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे ये गिर जाएगी, लेकिन गिर नहीं रही है। इसका कारण क्या है, आप देखिए ध्यान से, इसका कारण क्या हो सकता है कि ये ना गिरे, ठीक। तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है गुरुत्व केंद्र का, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो वो ऐसे कार्य करता है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु हो या फिर कोई लंबी वस्तु है किसी भी तरह के, ठीक है, वो ये वस्तु ये इस तरह से है, ठीक, ये ऐसे है, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये इस शेप में है ऐसे, ठीक है, कोई भी वस्तु है। अब क्या होगा, इसका एक गुरुत्व केंद्र होगा, अभी हमने डिस्कस किया था गुरुत्व केंद्र या द्रव्यमान केंद्र वह है जहां पर उसका सारा द्रव्यमान केंद्रित है ना, जहां पर सारा द्रव्यमान केंद्रित हो, यह एक मैथमेटिकल पॉइंट है, ठीक। तो मान लेते हैं ऐसे झुकी हुई है, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं यहां पर हो, ठीक है, ये मान लेते सेंटर पे, यहां पर सेंटर पे, ठीक है। तो यहां पर हो क्या रहा है, थोड़ा सा सेंटर चूंकि झुका हुआ है तो द्रव्यमान केंद्र भी ऐसे झुका हुआ रहेगा, ठीक, यहां पे लिख लेते हैं, ये यहां पर, ठीक। अब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर कोई भी ये अगर इसका द्रव्यमान केंद्र है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र है, और उसका जो तल देखो, तल कैसा है, इतना चौड़ा तल है, तल की चौड़ाई इतनी है, यही उसका तल है ना, इतने से हिस्से में ही वो कॉन्टेक्टेड है पृथ्वी से। अगर ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे, एकदम वर्टिकल रेखा खींचे, ये ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचे, ओहो क्या हो गया, सॉरी, ये मान लेते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचे, ठीक है, और अगर वो तल को छूते हुए जा रहे हैं, जैसे यहां पर देखिए तल को छूते हुए जा रहे हैं ना, ये उसका तल है, ठीक है, ये इसका तल है, ये वाला हिस्सा तल है इसका, तो तल को छूते हुए जा रहे हैं, तल के बाहर नहीं जा रहा है, ठीक। तो तल को अगर छूते हुए जाता है तब तक वो वस्तु स्थिर रहेगी, ये ध्यान रखिए आप। जैसे ही अगर यही लाइन, अगर इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र अगर मान लेते हैं यहां पर होता है, यहां पर, ठीक है, और यहां से मैं अगर एक रेखा खींचूं, सीधी रेखा एकदम ऊर्ध्वाधर ऐसे, ठीक, तो ये क्या हो रहा है, देखिए तल के बाहर चली गई। जैसे अगर गुरुत्व केंद्र यहां पर होता तो ये अब तक ये मीनार गिर चुकी होती। तो पीसा के टावर के साथ भी यही हो रहा है, ये इसका तल हो गया, ये इतना सा हिस्सा यहां तक उसका तल है ना, तो इसका गुरुत्व केंद्र कहीं मान लेते हैं इस पोजीशन पे है, तो यह ऐसे सीधा ऐसे जा रहा है, ठीक। तो अभी भी ऐसे, और जैसे जैसे झुकते जाएगा उसका गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र होगा ना, वो तल के बाहर जाते जाएगा। जैसे ही तल के बाहर गया गुरुत्वाकर्षण केंद्र, है ना, वैसे ही वह गिर जाएगा, ठीक है।
और अनुमानित है कि 2030 के बाद और 50 के अंतर्गत यह गिर सकता है। ये साइंटिस्ट द्वारा अनुमानित है, लेकिन वो कितना तथ्य है ये अभी हमें पता नहीं है। ठीक, तो ये हो गया आपकी ग्रेविटी चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, अब आने वाले चैप्टर में हम स्थूल पदार्थों के गुण देखेंगे, जिसको हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कहेंगे। चूंकि वह चैप्टर थोड़ा लंबा है, उसमें भिन्न भिन्न तरह के टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, है ना। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह उस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसमें थोड़ा सा टाइम हम समय ज़्यादा लेंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके हम उसे डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करेंगे उस चैप्टर को। ठीक, तो यह गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर आज हमने समाप्त कर दिया है। हमारा यह वीडियो, हमारा यह क्लास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कोई सुझाव हो हमारे लिए तो बिल्कुल पूछिए, कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, उसको हम आने वाले लेक्चर में ताकि हम डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हो तो शेयर बिल्कुल करें, ताकि जो और भी लोग हैं जो फिजिक्स के या फिर ओवरऑल इस जो मुहिम है जो चलाई गई है सामर्थ्य एकेडमी के द्वारा, उससे जुड़ पाएँ, ताकि उनको भी इस तरह के मुहिम का बेनिफिट मिल पाए। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।